हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनके गलत इस्तेमाल से घाटे और खसारे में हैं, यानी सेहत और फरागत। आखिर दावाना अनिल अज़ीमतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंजिलें आगे, हैं कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने, हैं कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। डराता मुझे को क्यों तू है, अज़ाबे कब्र से वाइज़े, डराता मुझे को क्यों तू है, अज़ाबे कब्र से वाइज़े, वहाँ सरकार आएंगे, वहाँ सरकार आएंगे, खता जाने अता जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, का खुदा जाने। मुख्तरमा ज़िल्ल हुमा,
Question number, please. Ji, question number 34. Answer be taken as read. Supplementary, please. ये mic खोल ले. Zilla Huma. Question number 34. Answer be taken as read. Supplementary, please. जी मुझे ये सवाल पूछना है कि हमारा एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है निरम, इसमें बहुत सारी असामियां अभी तक खाली हैं और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि वो माजूरों का अस्पताल है जनाब स्पीकर, जैसे कि आपके नोटिस में भी है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्पेशली उसका जो आर्थोपीडिक डिपार्टमेंट है उससे बहुत सारे माजूर जो हैं वो सेहतियाब होकर अपने पैरों पे चलते हैं। सर मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसा कोई प्लान है कि इस हॉस्पिटल की जो आर्थोपीडिक डिपार्टमेंट है इसकी कैपेसिटी मजीद बढ़ाई जाए और इसमें जो सर्जरीज के जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं और जो उसमें खाली असामियां हैं उनके लिए कोई मौसर इकदाम किए जाएं। सर जी, डॉक्टर नौशीन हामिद। जी सर, ये जो निरम हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन, सर ये बड़े अरसे से ये काम कर रहा है और जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर इसको अपग्रेड किया गया था। इसमें बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और इसके लिए हमें, चूँकि ये एक छोटी जगह पे बना हुआ है तो इसके लिए एक प्लॉट जो है इसकी एडजेसेंट ज़मीन पे जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया हुआ है और सर उसका PC2 जो है वो तैयार हो चुका हुआ है और जैसे ही फंड्स रिलीज होंगे वहाँ पर एक टावर बनाने का प्लान है जिसके अंदर ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको एक्सटेंड किया जाएगा और जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है वो भी उसी का हिस्सा होगा। जी, शाहिदा अख्तर अली मैडम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है कि असामियाँ कब तक पुर की जाएंगी जो हॉस्पिटल में है, जो मेडिकल से रिलेटेड पैरामेडिक्स हैं, डिफरेंट रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा गया है। मेरा ज़िमनी सवाल ये है कि इन को पुर करने का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या जो पिछले दिनों कुछ मीडिया में एक इस्लामाबाद के हॉस्पिटल के हवाले से एक गुमनाम कंपनी कह ले या टेस्टिंग एजेंसी कह ले, उसके बारे में जो खबरें आ रही थी कि किस तरह उन्होंने इन असामियों को पुर करने के लिए बद इंतजामी सामने आ रही है, उसमें क्वेश्चन मार्क है और स्टे लिए गए हैं और वो असामियां अभी तक नहीं। जी, तो इम्पोर्टेंट शोबा है, तरीक़ाकार क्या? जी सर, ऑनरेबल मेंबर जो है वो दो इश्यूज को मिक्स कर रही हैं। ये सवाल जिस इशू से रिलेटेड है वो गवर्नमेंट में खाली असामियों का है और ये वो कोई कॉलेजेस की एडमिशन की असामियों की बात कर रही है जो टेस्टिंग के थ्रू फिल होनी है। तो सर ये जो गवर्नमेंट का है, ये जो खाली असामियाँ हैं ये दो किस्म की हैं इस वक्त। कुछ तो वो हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फिल होंगी, तो उनको जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में असामियाँ हैं वो उनको बता दी गई हैं, उन लोगों ने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। आपको पता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपना टाइम लेता है, उनको मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये वेकेंट पोजीशंस हैं। कुछ के लिए जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, इंटरव्यूज़ भी कॉल हो चुके हुए हैं और कुछ जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। और दूसरी किस्म की असामियाँ वो हैं जो कि प्रमोशन की वजह से खाली पड़ी हुई हैं, तो वो प्रमोशंस होंगी तो वो फिल हो जाएंगी। तो उसके लिए भी जो DPCs हैं वो कॉल हो गई हुई हैं। कुछ हॉस्पिटल्स की DPCs हो गई हैं, सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट रह गई है, प्रमोशंस के डिसीजन हो गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी असामियाँ अंडर प्रोसेस है, दोनों तरीके का सिस्टम चल रहा है और इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द जो है वो फिल हो जाएंगी। जी, इस क्वेश्चन को कमेटी में भी रेफर करते हैं ताकि फास्ट ट्रैक पे चला जाए और इसको जो ना वो तो कमेटी को रेफर किया जाता है। जनाब मुर्तजा जावेद अब्बासी नॉट प्रेजेंट। मुख्तरमा शमीम आरा पंवर, क्वेश्चन नंबर प्लीज। शमीम जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। आंसर मेरा सवाल है, हाँ जी, मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से। तो ये मौजूदा हुकूमत सीमेंट की कीमतों में कमी करने पर कहा जा रहा है कि गौर कर रही है, जबकि 2018 से अभी तक गौर ही हो रहा है। आज उस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं मगर मुसलसल सीमेंट की
कीमतों में कोई कमी नहीं हो रही है, जबकि सीसी पहले से ही सीमेंट की कीमतों पर गौर कर रही है और उसका नुक्ता नजर सुनना अब मुनासिब होगा। तो मुझे यह सीमेंट की क्योंकि आज 3 साल हो गए हैं मगर सीमेंटों की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या इन 2 सालों में कमी की जाएगी या नहीं? जी आलिया हमजा मलिक प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सर मैं थोड़ा सा इनको सीमेंट की डिटेल्स बता दूं। बनाने की 40% उसमें प्राइस आती है कोल की और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डीजल या पेट्रोल की जो चलाने के लिए इंडस्ट्रीज जो 25 हमारे यूनिट्स हैं उनको यूज होता है। और कोल की अगर मैं इनको इंटरनेशनल प्राइस बता दूं, कोल जो ऑस्ट्रेलियन है 240% उसकी प्राइस सिर्फ 1 साल में इंक्रीज हुई है। और हम अगर देखें और हमारा जो ओशन फ्रेट था वो $11 पर टन था जो अब $30 पर टन पर आ चुका है। और हम जो कोल इंपोर्ट करें उसकी प्राइस में 90% का इजाफा हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक रॉ मटेरियल हुकूमत 90% ज्यादा ले ली है जिसका फ्रेट वो $11 से $30 पे करिए, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत पास ऑन करिए वो 19% सिर्फ पास ऑन करिए आगे कंज्यूमर को। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीमेंट की लोकल प्रोडक्शन, सीमेंट की एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज कर रही है हुकूमत। थैंक यू सर। जी खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब। मैं जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से ये पूछना चाहता हूँ कि सीमेंट की जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो कितनी है पाकिस्तान में जो यूरोप को सप्लाई करते एक्सपोर्ट करती हैं, सीमेंट एक्सपोर्ट करती है, कितनी फैक्ट्रीज हैं? आलिया हमजा मलिक, इसलिए तो आपको अलग क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि बाहर आपके पास। मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। थैंक यू सर। के अंदर वो 25 मेजर प्लेयर्स हैं और वो जो 25 मेजर प्लेयर्स हैं अगर ये देखना चाहते हैं तो 12 यूनिट पंजाब में, 7 यूनिट केपीके में, 4 यूनिट सिंध में और 2 यूनिट बलोचिस्तान में, और ये सारे के सारे इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बताने का मकसद ये है कि हमने जो 3 सालों में 64% सीमेंट की एक्सपोर्ट में इजाफा किया है जबकि लोकल सेल में 21% इजाफा हुआ है और लोकल प्रोडक्शन 25% इजाफा की गई है। इंस्टेड ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के बावजूद हमें फेस करने पड़ रहे हैं। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तरमा नसीबा चन्ना जी। क्वेश्चन नंबर प्लीज। 37। आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि इस वक्त तक मुल्क में दालों और मसाला जात में हमारा मुल्क खुद कफील नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? गुज़श्ता साल ये जो यहाँ पर जवाब में लिखा है कि मस्तंग किला से पाकिस्तान में कुंडरी का सबसे बड़ी लाल मिर्चों की मार्केट है। जब हमारे मुल्क में है, कुंडरी में है, पाकिस्तान के अंदर है, तो आप बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं? जी अमीर सुल्तान साहब, अमीर सुल्तान साहब प्लीज, चौधरी अमीर सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? मेरे पास कुछ और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37। मेरे पास तो 37 आया नहीं हुआ जी। मुझे असेंबली की तरफ से क्वेश्चन नंबर 37 नहीं आया मेरे पास। नहीं आप इधर तो है? नहीं मेरे पास नहीं पहुंचा हुआ जी। चेक कर ले। ये मैं आपको 2 मिनट देता हूं और आप थोड़ा चेक कर ले। मैं थोड़ा ये हमारा शगुफ्ता जमानी मैडम जो जल्दी कर रही है तो मैं उसको मौका देता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है मैडम? आप थोड़ा चेक कर ले अमीर सुल्तान साहब, देख ले, फिर मैं इसको फिर से। जी शगुफ्ता जमानी प्लीज। क्वेश्चन नंबर जमानी, नॉट जमाली। क्वेश्चन नंबर 74। 34 74। 74। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 74 51 पे।
जी मैडम प्लीज। क्वेश्चन नंबर प्लीज। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 74। आंसर बी टेकन इन सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, मेरा सप्लीमेंट्री है पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा से ये, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेहनत और वो जो पढ़कर आती हैं वो काबिल तारीफ है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैंने गाड़ियों का पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो उनका जवाब आया है वो सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए सोच रहे हैं कि वो हम इलेक्ट्रिक पे चलाएंगे। मुल्क में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिक पे मोटरसाइकिलें कहां से चलेंगी। लेकिन इस वक्त आपकी तवज्जो, इस वक्त जो गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी वो बंद हैं। हमने लोकल मैन्युफैक्चर पे ध्यान दिया, लेकिन हालात ये हैं सर, ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें गाड़ियों की कीमतें, बुकिंग बंद है, बुकिंग नहीं हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी नई गाड़ी की, लेकिन कीमतें जो हैं वो एक एक गाड़ी पे 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी गई हैं, जो शायद सुनने में ये आ रहा है कि 2022 में जो है वो गाड़ियों की बुकिंग शुरू होगी। तो ये जो सिस्टम हो रहा है, इसकी क्या वजह है? आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सर, बड़ी मेहनत करती हैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाती हैं ये। सर, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, और सर मैं इसमें यही बताना चाहती हूँ कि ऑटो सेक्टर हमारा इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करे कि हमारी गाड़ियों की बुकिंग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि प्रोडक्शन कम पड़ गई है। इसका रीज़न ये है कि हमें बुकिंग्स बंद करनी पड़ गई हैं। बेशक गाड़ियाँ महंगी से महंगी होती जा रही हैं, लेकिन अवाम इतना ऑटो सेक्टर आपका परफॉर्म करे, उसकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त है। और सबसे उसमें इशू ये है कि पहले सिर्फ 3 गाड़ियों की मोनोपोली थी यहाँ पर, इस वक्त आपके पास 21 नए एंट्रेंट्स आ गए हैं, लोगों के पास वैरायटी बहुत ज्यादा है और लोगों को प्राइस डिफरेंस क्वालिटी के गाड़ियां जो है ओवर बुक है, लेकिन हम करें कि ऑनलाइन बुकिंग्स पर चले गए, हमने कायबोर अप्लाई कर दिए, हम ऑन मनी के ऊपर अगर टाइम पे गाड़ियां नहीं देंगे जिस पे उन्होंने कमिट किया है तो हमको जुर्माने गए हैं, और इसमें 3 मेजर प्लेयर्स को भी जुर्माने किए गए हैं। तो हुकूमत हो रही है। सर मैडम, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अब मुझे मैडम से पूछना है कि को पैसे नहीं है, लोगों के पास खरीदने को पैसे नहीं है, तो उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए कहां से पैसे आ गए? जरा मुझे ये तो बता दें कि अमीरों के लिए आप सारा काम कर रहे हैं, उनसे आप पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? दाल, पानी, खाना, रोटी, चावल, इनका क्या बनेगा? आप बजाय मोटर को बढ़ाने के लिए आप इन चीजों को बढ़ाएं ताकि गरीबों के पेट में थैंक यू। आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब और ऑनरेबल मेंबर साहिबा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया और अच्छे मुझे मौका मिल गए। सर, क्या करें, दुनिया के अंदर हंगर इंडेक्स आते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 92 पर आ जाते हैं, जो कभी इनके दौर में 116 नंबर पे था, और इंडिया जो है वो हमसे बहुत पीछे चला जाता है गुर्बत में। अब हम क्या करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की जब बात आती है और बाइंग पावर की जब बात आती है तो पाकिस्तान में रीजन में सबसे अच्छी बाइंग पावर और कॉस्ट ऑफ लिविंग 2% इंप्रूव होती है और इंडिया के अंदर -16% होती है। इंटरेस्टिंग बात सर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 60% आबादी किसान है, किसानों को फसल की कीमत पूरी मिल रही है, ट्रैक्टर्स की सेल्स बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल्स की सेल्स बढ़ रही हैं, तो जाहिर है ऑटो सेक्टर परफॉर्म करे। ऑटो सेक्टर सिर्फ गाड़ियों का नाम नहीं है, मोटरसाइकिल एक मिडिल क्लास तबका, एक किसान खरीदता है, ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ती है, तो ये शो करिए कि ज़राअत में जो ग्रोथ हो रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर हम गन्ने के पैसे पूरे देंगे, गंदम की फसल के पैसे पूरे देंगे, टाइम से देंगे, तो किसान ग्रो कर रहा है और ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। मैं जो बताना चाहती हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि QIM का जब डेटा आया तो जब इन लोगों की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो 4.3% से 2 पर चला गया और आज हमारी हुकूमत में 14% जून का
कि 14% की हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखाई है। सर फैक्टर ये नहीं है, महंगाई इंटरनेशनल है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव इन चीजों से रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज हो रही है। किसका? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीर सुल्तान साहब, अभी आप तैयार हैं? जी एक मिनट। मैडम आप फिर से नसीबा चन्ना, मैडम नसीबा चन्ना, आप हौसला रखे, आपका नंबर आ रहा है। वो आप थोड़ा हौसला रखे, आपका नंबर आ रहा है। नसीबा चन्ना का हो जाए, इसके बाद होगा आपको। जी दोबारा मैं सवाल कर लूं? आप अपना क्वेश्चन फिर से कर ले। जी मिनिस्टर साहब को कहें कि जरा गौर से देख ले कि नंबर भी क्वेश्चन पे जवाब तो इतना बड़ा आया था, मगर पता नहीं उनके नजर में क्यों नहीं आया। मेरा क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 37। जी आंसर भी टेकन सप्लीमेंट्री प्लीज। जी यहाँ पर जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि दालें मसाला जात पाकिस्तान के अंदर खुद कफील नहीं है। अगर खुद कफील नहीं है तो क्यों नहीं है? इधर जो सारे उन्होंने लिखा है मस्तकिल्ला सैफुल्लाह, ये बीज यहाँ हुकूमत के तरफ से भेजा गया है, मगर पैदावार नहीं हो रही है। अगर पैदावार नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है? और यहाँ तक कुंडरी में हमारे पाकिस्तान में बड़ी मार्केट है लाल मिर्चों की, जब यहाँ पर पैदा होते हैं तो बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं बजाय एक्सपोर्ट करने के लिए? जी अमीर सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी प्रोग्राम जो है उसमें हमने इसमें तकरीबन 2 अरब के करीब फंड रखा है लेंटिल्स की प्रमोशन के लिए, और डिफरेंट किस्म के हम सेमिनार्स भी इस पर करवा रहे हैं। जो इसकी प्रोडक्शन है जी, वो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हमारा जो मौसम है वो अलाउ नहीं करता, और हर चीज़ जो किसान लगाता है वो ऑब्वियसली बात है अपने प्रॉफिट के लिए लगाता है जी। और क्योंकि उसकी प्रोडक्शन, उस पर ख़र्चा ज़्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं उनको मिलती, इसलिए किसान खुद से खुद उसको कम करता जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब PRC ने 3 से 5 किस्म के नए लेंटिल्स के सीड निकाले हैं, वो हम अभी उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल्स के ऊपर हैं। उम्मीद है अगर वो कामयाब हमारे हो गए तो लोग बहुत ज़्यादा। मोहम्मद मोइन भुट्टो साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा मुतलका पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से सवाल ये है कि हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि क्या हमारा मुल्क जो है वो खुराक में और ज़रूरी पैदावार में खुद कफील है या नहीं है? और अगर खुद कफील नहीं है तो ये बड़े अफसोस की बात है। कईयों में नहीं होती। हम काफ़ी हद तक जो हमारी मेन अशिया है उसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हैं। अभी पिछले साल हमें थोड़ी सी वीट इंपोर्ट करनी पड़ी थी, वरना हम पिछले 8-10 साल से वीट में भी खुद कफील थे। हम चावल में भी खुद कफील हैं, हम आलू में भी खुद कफील हैं, हम कॉर्न में, मकई जिसको कहते हैं, हम उसमें भी खुद कफील हैं। तो बहुत सारी अशिया हैं जिनके अंदर हम खुद कफील हैं। बाकी हर मुल्क में किसी चीज़ की कमी होती है, हर मुल्क हर चीज़ इस तरह से नहीं कर सकता कि वो उसमें पूरा हो। जी राव अजमल साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आपको एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि आप एग्रीकल्चर कमेटी की चेयरमैन है, क्योंकि 2 से 3 में तीसरा मैंने आपको दे दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा एहतराम है जनाब पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब का, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 27 लाख मैट्रिक टन जो गंदम हम प्रोक्योर करते हैं हर साल, और इस दफ़ा 7 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी है। हम तो ये खुद कफालत में जो इन्होंने जिक्र किया कि खुद कफील हैं हम, मुझे ज़रा ये बताएंगे कि हमें 1/3 हिस्सा गंदम का कम क्यों है इस पाकिस्तान में, और उसकी वजूहात क्या हैं, और हमारी जो इनपुट्स हैं जिस तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, क्या गंदम का रेट भी उन्होंने उसी अपना तरतीब से बढ़ाया है? हमें बहुत अफसोस है कि 1950 रुपये सुन रहे हैं कि ये कीमत बढ़ाई गई है, हालांकि ये कीमत कम अज़ कम 2300 रुपये होनी चाहिए, जिससे एक पाकिस्तान का किसान जो है उसको रीजनेबल अमाउंट मिल सके। जी चौधरी अमीर सुल्तान साहब। सर ये वीट के ऊपर एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, अगर ये उसको डाल दें तो मैं फिर पूरी तैयारी के साथ आके कर लूँगा। अभी तो ये लेंटल्स का सवाल था जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। जी जी थैंक यू। इसी हवाले से आपने बात करनी जी।
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। मोहतरम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम खुद कफील हैं। चौधरी अमीर सुल्तान साहब नोट कर ले थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, लेटेस्ट फिगर है पौने 12 बिलियन डॉलर के फूड आइटम्स हमने इंपोर्ट किए हैं, पौने 12 बिलियन डॉलर के। एक खुद कफील मुल्क जो है, जो खुराक में खुद कफील हो बकौल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब के मोहतरम के, वो पौने 12 बिलियन की। इट इज द बिगेस्ट चंक ऑफ वन सिंगल आइटम ऑफ इंपोर्ट इन पाकिस्तान, फूड आइटम्स जी। तो ये किस तरह ये स्टेटमेंट दे पा रहे हैं? और जिस तरह बरादर मोहतरम राव अजमल साहब ने कहा है कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे खुराक के आइटम है ना जो हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। और बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं इस वक्त मुल्क में। स्कैंडल्स वहीं होते हैं जहां पे 2 नंबरी हो, ये गंदम और चीनी और ये सारे जो है। तो ये सब अच्छे की आवाज किस तरह लगा रहे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब? चौधरी अमीर सुल्तान साहब। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत सारी अशिया जो हैं वो उनको हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि हर मुल्क में हर जो इजनास है वो पैदा नहीं होती, जो हमारे पास नहीं होती उनको हमें इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी है। और जो फिगर ख्वाजा साहब ने बताया उसमें सर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो है सीड ऑयल की। अब सीड ऑयल जो है वो 90% हमारा बाहर से इंपोर्ट होता है। पेट्रोलियम के बाद, ये आज से नहीं है जनाब स्पीकर, ये पिछले 10-12 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब नून लीग की भी गवर्नमेंट थी, तो पेट्रोलियम के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपोर्ट बिल किसी चीज़ का है तो वो सीड ऑयल का है। इस वजह से जो फिगर्स जो हैं वो हमारी इतनी बढ़ जाती हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब आए जी। क्वेश्चन नंबर प्लीज 39 सर। आंसर बी टेक एज सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, ये इसमें जवाब में बताया गया है कि जो फिशिंग ट्रॉलर इंपोर्ट किए गए वो उनकी जखीरा की गुंजाइश 98 टन थी, जो कि सूबाई दायरा कार में आता है। लिहाजा फिर एक सर्वे कराया गया किसी कमोडोर साहब से, तो उनकी गुंजाइश 140 टन हो गई। आया इस जादू या इस मैकेनिज्म को बयान किया जाएगा कि कमोडोर साहब ने 98 को 140 कैसे कर दिया? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो डीप सी ट्रॉलर इंपोर्ट किए गए, ये अगर पुराने हैं तो क्या ये स्क्रैप के तौर पे इंपोर्ट किए गए या इनको चलाने के लिए इजाजत दी गई? नंबर 2। नंबर 3 सर, ये इंतहाई जदीद होते हैं और इनमें जखीरा करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश एक सप्लीमेंट्री होती है, आपको पता है सर। एक सप्लीमेंट्री के 3 जुज हैं सर। अच्छा। तो तीसरा जुज मेरा ये है सर कि ये डीप सी ट्रॉलर जिनमें जखीरा करने की बे इंतहा गुंजाइश है और ये जदीद भी होते हैं, क्या ये डीप सी पॉलिसी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर तैयार की गई है जिसके तहत इसे चलाया जाएगा और हमारे माहीगीरों का माशी कत्ल किया जाएगा? ये 3 है सर। जैदी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर के तीनों सवालों के जवाब एक साथ दे देता हूं, हालांकि लिखे हुए भी हैं। बाबर भाई 1 मिनट। पहला जवाब तो यह है कि ये डीप सी ट्रॉलर्स मंगाए थे एफसीएस ने, फिशरीज कमीशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हुकूमत सिंध के अंदर आती है। तो 18वीं तरमीम के बाद 12 नॉटिकल माइल तक हुकूमत सिंध जिम्मेदार है या हुकूमत बलूचिस्तान जिम्मेदार है। तो ये सवाल उनसे पूछें। जहां तक उन्होंने कहा कि सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड जहाज इंपोर्ट करने में कोई पाबंदी इस मुल्क में नहीं है, जो कोड है वो यहां लिखा हुआ है। तीसरा, ये ट्रॉलर आज भी खड़े हुए हैं, जब से आए थे जब से खड़े हुए हैं, हमने इनको परमिशन नहीं दी। हमारे अंडर आता है मरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट जो कि ये इंस्पेक्शन करता है, तो हमने इनको आज तक परमिशन नहीं दी। और जो उन्होंने एक सवाल पूछा ऑनरेबल मेंबर ने कि इसको 98 से 140 टन कैसे वो कर दिया, मेरे ख्याल में वो जिन्होंने किया है टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास है, वो ये काम करते हैं, तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन अगर एक नेवल आर्किटेक्ट ने कहा है कि 140 टन है, उसकी मिस डिक्लेरेशन हुई है। एबीसी फिशरीज जिसने इंपोर्ट किया है उसने मिस डिक्लेरेशन की है, तो वो ट्रॉलर आज तक वहीं खड़े हुए हैं मूरिंग पे। इसे कहते हैं
एंकर मूरिंग पे खड़े हुए, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। और आखिरी जो डीप सी फिशिंग पॉलिसी की उन्होंने बात की है, जीवनी से लेके और पूरे सिंध के कोस्टल से सारे विलेजेस में जाके सबको ऑन बोर्ड लेके हम ये फिशिंग पॉलिसी हमने अनाउंस की है, जो गैजेट हो गई है। वो है डीप सी फिशिंग पॉलिसी, जो 12 नॉटिकल माइल के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसकी जो 12 नॉटिकल माइल के अंदर है वो सूबाई सब्जेक्ट है। और बलूचिस्तान के अंदर बॉटम ट्रॉलिंग बैन की हुई है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है सिंध हुकूमत से वो यहां भी बैन कर दें, क्योंकि बलूचिस्तान फिशरीज अक्सर कंप्लेन करती है कि जी सिंध के ट्रॉलर्स वहां चले जाते हैं और उनकी लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है। तो अगर पीएमएसए को दोनों जगह काम करने दिया जाए तो ये काम भी ठीक हो सकता है। थैंक यू। मोहम्मद आशिम साहब प्लीज। जी प्लीज, मोहम्मद आशिम साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से है, ये जो चीनी ट्रॉलिंग हो रहा है ग्वादर के समुंदर में, ये इन्होंने क्या सूबाई हुकूमत सिंध ने इजाजत दिया है? एक मिनट, आप थोड़ा तेज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिनिस्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ट्रॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे ग्वादर में जो माहीगीरों का जो माशी कत्ल हो रहा है, आया यहाँ पे जो चीनी ट्रॉलिंग है, ये बाहर से जो ट्रॉलिंग हो रहा है, ये सूबाई हुकूमत सिंध ने इजाज़त दिया है या सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने दिया? ये किसने इजाज़त दिया है वहाँ पे कि ग्वादर में इस तरह बाहर के जो ट्रॉलिंग हो रहा है, और इसके ऊपर आप लोग तवज्जो नहीं देते हो? सर ये मेरा ज़िमनी क्वेश्चन है। स्पीकर साहब मेहरबानी, आज से कुछ महीने पहले हमें ये पता चला कि कोई चाइनीज ट्रॉलर, एक बड़ा ट्रॉलर और उसके बाद 4 उसके शायद सपोर्ट शिप्स थे, जो पाकिस्तानी वाटर्स के अंदर आ गए हैं, और वो आके फिर गवादर से कोई 5-6 किलोमीटर दूर उन्होंने एंकर किया है। तो हमने उनको 2 चीजें की। पहले तो जो सपोर्ट वेसल्स से और ट्रॉलर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं अपना कैच, वो हमने उनको नहीं करने दिया और हमने उनको अपने पास पीएमएसए के थ्रू अरेस्ट कर लिया। फिर हमें हुकूमत चाइना के एम्बेसी ने खत लिखा, हमारे वो ब्रदरली उनकी हमारे साथ ताल्लुकात हैं। उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि वेदर खराब था, तो ये वेदर खराब था इसलिए वो बचने के लिए हाई सी हम आ गए, लेकिन हमने उनको कैच अपना वहां कैच किया था। फिशरीज वाले भी थे, हमारे मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट वाले भी थे, पाकिस्तान नेवी के लोग भी थे और पीएमएसए भी था, टू वेरीफाई कि वो जो उनके पास कैच है, क्या वो कैच उन्होंने पाकिस्तान के ईईजी में पकड़ा या बाहर। तो वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ही आया कि वो कैच जो पकड़ा गया है वो पाकिस्तान में पकड़ा गया है। फिर भी हमारे पास वो खड़े रहे यहाँ पे, हम उनको पानी वानी देते रहे, जो भी पीने का व्हाटएवर। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी वेदर ठीक है, हम जाना चाहते हैं, और सारी क्लियरेंस हमें मिल गई एजेंसीज के, नेवी, पीएमएसए, एमएफडी, बलूचिस्तान फिशरीज, उसके बाद हमने उनको जाने दिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि वी हैव नॉट अलाउड एनी फॉरेन वेसल to come and use the Pakistan exclusive economic zone for fishing. Even joint venture भी बंद कर दिया। अगर आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन में फिशिंग करनी है तो पाकिस्तान के अंदर जहाज रजिस्टर करें, पाकिस्तान के फिशरमैन को साथ मिलाएं, ताकि जो कैच हो वो पाकिस्तान के हमारे पोर्ट पे आके हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो। इस तरह नहीं जैसे पहले होता था बाहर पकड़ के बाहर ले गए। तो ये हमने बैन कर दिया, हमारी फिशिंग पॉलिसी का ये हिस्सा है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रुहेल असगर साहब, नॉट प्रेजेंट। चौधरी फकीर अहमद साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर प्लीज। स्पीकर जी, क्वेश्चन नंबर है सर 45। आंसर बी टेक एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। सर इसमें मैं आपकी स्पेशली आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक कमेटी स्पेशल जो बनाई गई है उसको आप भी हेड करते हैं, तो आपकी स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत होगी। और ख़ास तौर पे मैं वो साहिबान, वो ऑनरेबल मेंबर्स जो एग्रीकल्चर ओनर हैं ज़मीनों के और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी ख़ास तौर पे तवज्जो की ज़रूरत होगी। सर इसमें 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें
टोटल रॉन्ग जो है ना वो जवाब दिया गया है। क्वेश्चन मेरा ये था, ओरिगा कंपनी, ये ब्रीफली मैं सर हो सके अगर इन ऑर्डर हो जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत जी सुनने वाली चीज है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी, ओरिगा कंपनी है सर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज प्लीज। ये बीटी कॉटन के सीड को इलीगली ये सेल करते रहे हैं और इसमें इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, जबकि फैक्ट्स यूं है कि एक तो इन्होंने जो सीड इंपोर्ट किया था वो इलीगली किया था। दूसरे नंबर पे ये है कि एडवर्टीजमेंट उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि 10,000 एकर्स ऑफ एग्री लैंड पे ये इसको काश्त करवाया गया था। इसमें जो मेरे क्वेश्चन का पार्ट 2 है उसमें ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो 2009 और 2010 उसमें इसकी बाकायदा तफसील दी गई है। ये मेरे पास इन्होंने एक प्रोवाइड किया है पेपर, और ये इकोनॉमिक सर्वे का 17 पेज है जिस पे ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि none of these planting materials have been imported legally and have not been tested so far according to the rules and regulations set by the government agencies at federal and provincial level, number 1. Number 2 sir, इसमें ये है कि private seed company Messrs Origa Lahore has sold hybrid seed for an area of 10,000 acres. ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 10,000 एकड़ पे इन्होंने काश्त करवाई, मेरा जवाब जो है आया है कि बड़ा लिमिटेड एरिया में इन्होंने टेस्टिंग तौर पे किया था और ट्रायल बेसिस पे लगाया था। 10,000 एकड़ ट्रायल बेसिस पे नहीं होता, यानी बड़ी टैक्टिक्स के साथ इन्होंने लिख दिया कि जी थोड़ा से एकड़ पे इन्होंने टेस्ट किया था। अब ना तो ये इसकी टेस्टिंग हुई है, ना ही इसको रूल रेगुलेशन के तहत इसको मतलब पास करवाया गया है। तो इसका नेक्स्ट सर जो मैं पार्ट है वो भी सुनने के काबिल है कि एज ए रूल एंड प्रिंसिपल चार्ज आउट बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑल द बीटी varieties oblique hybrid, it has to pass through the procedures designed by the testing and evaluation of these materials by Pakistan Central Cotton Committee, Federal Seed Certification and Registration Department, National Biosafety एंड प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। किसी भी जगह से ये सीट जो है वो पास नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 10,000 एकड़ जो इनका कहना है। और सर प्लीज ये बड़े अहम सवाल है, मैं चूंकि आप सर इसमें एक्शन ले सकते हैं मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं। तो इसको वाइट गोल्ड के नाम से ये काश्त करवाया गया और हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए इसमें कमाए गए हैं। तो मेरी इसमें गुजारिश ये थी स्पीकर, एक सेकंड, इसमें स्पीकर साहब मैं अर्ज करता हूं सर मेरी एक गुजारिश, सर ये अहम सवाल है, तवज्जो की जरूरत है। जी मुकम्मल करें प्लीज। बहुत अहम सवाल है, काइंडली आप, मैं ख्वाजा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा सुन लें क्योंकि आपके भी काम की चीज है। तो इसमें सर हुआ ये है कि जब ये क्वेश्चन ये पॉइंट आउट हुआ कि इन्होंने इलीगली ये सेल की है तो एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। अब्बासी साहब और ख्वाजा साहब और स्पीकर साहब, सर मेरी ये गुजारिश है, ये सुने, ये बहुत डाका डाला है पूरे पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं उनके हकूक पे डाका डाला है, ये सुने आप जरा। सर कैसे बैठ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो कोई जी प्लीज प्लीज। अब्बासी साहब ये बात सुन लें आप प्लीज मेरी। अच्छा, इसमें सर हुआ ये है कि सर्वे रिपोर्ट में ये टोटली गलत मतलब बताया गया है कि ओरिगा कंपनी ने जो सीड सेल किया है ये टोटली इलीगल था, गलत था, ये कहीं इसकी टेस्टिंग या इवैल्यूएशन नहीं हुई, इसके बावजूद इसकी मार्केटिंग हुई है और अरबों रुपए कमाए गए हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि सर जब ये पॉइंट आउट हुआ तो एक वर्किंग कमेटी बना दी गई और वर्किंग कमेटी ने इसकी मीटिंग कॉल की। अब अंदाज़ा लगाइए कि वर्किंग कमेटी को जो जवाब दिया गया उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन साथ ये कह दिया गया कि जनाब इनकी
जो क्लैरिफिकेशन आई है उसकी बेसिस पे ये फिर 5 साल के लिए इनका लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया है। एक तरफ तो कहते हैं कि सेल इलीगल हुई, सर्टिफिकेशन नहीं हो सकी, और इसके बावजूद उनको जो है ना ये इसका जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो गया। और तीसरी चीज़ सर ये है कि मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी की थी इस सवाल के पार्ट डी में कि क्या कोई ऐसा शख्स इनका मालिक है जो इसका बेनिफिशियल ओनर है, इसका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक है। तो बड़ा टेक्टफुली इसका जवाब दिया गया है आखिर में कि SAPM ऑन NFS एंड R। थैंक यू जी, वाइंड अप कर ले। आपको मैंने काफी टाइम दे दिया। वाइंड अप कर रहा हूँ। ये SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई और एरा गैरा बंदा नहीं है और जो अननोन हो और गवर्नमेंट में नहीं है। ये उस बंदे ने फ्रॉड किया है पाकिस्तान के जिम्मेदारों के साथ, कॉटन ग्रोवर के साथ, और तबाही फैला दिया। आप देखें कि चौधरी अमीर सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर, ये वाइट गोल्ड जो सीड है ये 2010 में ऑरेगा कंपनी ने बनाया, और 2010 में ये सीड बना है जी, ऑरेगा कंपनी ने बनाया था। और इस सीड को किसी भी ज़रिए से सेल या मार्केट या पैकेज करके बेचा नहीं गया। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो है इन्होंने कुछ ज़िम्मेदारों को दिया कि 10,000 एकड़ पे जनाब स्पीकर अगर लगा होता तो हज़ारों किसानों की कंप्लेंट्स, शिकायत मिनिस्ट्री को रिसीव होती। सिर्फ ये भी जो शिकायत रिसीव हुई थी मिनिस्ट्री को, ये भी किसी की कंप्लेन नहीं थी। ये पंजाब से जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको लिखा कि एक वाइट गोल्ड नाम का सीड एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा हुआ है, तो आप इसको ज़रा देखें कि क्या इस सीड की अप्रूवल हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद इस कंपनी को बुलाया गया, इस मामले की छानबीन हुई और ये पूरी तफसील से पता किया गया। और उस वक्त जनाब स्पीकर पाकिस्तान तशरीफ रख लें प्लीज। और उस वक्त जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी 2011 के अंदर, और 2011 से लेके 2015 तक इस कंपनी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, जिसके दौरान पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत थी। वो जो वर्किंग ग्रुप बना वो इनकी हुकूमत ने बनाया। इनकी गवर्नमेंट के तहत उस वर्किंग ग्रुप ने 5 साल उस कंपनी को ऑब्जर्व किया। कहीं ये साबित ना हो सका कि इस कंपनी ने ये सीड जो है वो सेल किया है या मार्केट किया है या अपने नाम से बेचा है। कुछ ज़िम्मेदारों को वो बिल्कुल दिया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर। इस वजह से इनकी अपनी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोई चीज़ साबित हो ही नहीं सकी थी। और ये जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र है, लेकिन उस इकोनॉमिक सर्वे में जनाब स्पीकर इकोनॉमिक सर्वे की अगर जो सोर्स हो वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो या अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की होती तो वो नीचे लिखते हैं कि सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, नीचे सोर्स अननोन है। ये जो भी उन्होंने अंदर लिखा है ये ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट ने उनको कन्वे नहीं किया। अब इसकी सोर्स क्या है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते आज यहाँ पर, लेकिन ये जो कंपनी है इसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही 4-5 साल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और इन्हीं की हुकूमत के दौरान ही वो कंपनी रजिस्टर भी हुई और उसको कोई सज़ा भी ना दी गई और उनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर किया गया और उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं हुई। इसलिए आज अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उस वक्त तो जनाब स्पीकर हमारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने ही साबित करना था कि इसको कंपनी ने कोई गलत काम किया है या नहीं किया। इन्होंने 5 साल उसको खुद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और ये साबित हुआ कि उस कंपनी ने ये सीड जो है ये नहीं बेचा। और जनाब स्पीकर अगर ये 10,000 एकड़ पे लगा होता, 10,000 एकड़ पे अगर लगता तो आप खुद समझ सकते हैं, और अगर ये गलत सीड होता या जाली सीड होता तो किसानों का एक वावेला होता पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर। इस कंपनी के खिलाफ एक भी दरख्वास्त मिनिस्ट्री को या फूड डिपार्टमेंट पंजाब को एक भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर मेरी ख्वाहिश तो थी कि आप मुझे कोस्टल बेल्ट का मेरा हल्का है उस पर आप देते हैं, लेकिन उस पर आप हाँ जी आप फिर मिलने पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से। जी प्लीज। तो सर मेरा कोस्टल बेल्ट का हल्का लगता है, मेरे पास तो 1 इंच किसान का नहीं लगता, अगर उन्हीं को ही दे दें तो मेहरबानी होगी मुझे, अगर आप इजाजत देंगे तो कोस्टल बेल्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब जेम्स इकबाल साहब। नॉट प्रेजेंट। जनाब रियाजुल हक साहब। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 51 जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री प्लीज।
जनाब स्पीकर, इसमें बताया गया है कि हमारी जो तेलदार इजनास है वो हमारी टोटल कंजम्पशन का 4.521 मिलियन टन है और ये उसकी डिटेल पूरी दी गई है कि कपास कितने % है और सरसों कितने %। मैं इसमें सप्लीमेंट्री ये पूछना चाहता हूँ सर, जवाब में बताया गया कि 10.964 बिलियन रुपीस आज तक में से कितना खर्च हो चुका है और इसकी कितनी % है। दूसरा मेरा ये है कि हमारी कुल मुल्की ज़रूरियात कितनी है सर, जिसका ये 4.529% ये इस मुल्क में पैदावार हो रही है। और तीसरा सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये कि 22 मिलियन एकड़ रकबा पाकिस्तान का गैर आबाद है, 12 मिलियन एकड़ बलूचिस्तान में, 5 मिलियन एकड़ सिंध में और 5 मिलियन एकड़ पंजाब में। इस गैर आबाद रकबे को आबाद करने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है और उसके लिए आज तक क्या काम किया गया है। बहुत शुक्रिया जी। सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर। सर अभी सुल्तान साहब। जी ये हमारी जनाब स्पीकर जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 4.52 मिलियन टन की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 10% जो है इसका वो पाकिस्तान के अंदर अब तक जो है वो बना पाए हैं, बाकी 90% ये इंपोर्ट होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ख्वाजा साहब ने जो सप्लीमेंट्री किया था, हमारा पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो सीड ऑयल का ही है। इसलिए उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 2 ज़बरदस्त प्रोग्राम नए चलाए हैं जी। एक नेशनल ऑयल सीड एनहांसमेंट प्रोग्राम है और एक प्रमोशन ऑफ ऑलिव कंजम्पशन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान प्रोग्राम है। तकरीबन 10 बिलियन रखे गए हैं जी नेशनल ऑयल सीड एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए। इसका 30% अब तक खर्च हो चुका है और उस 30% के खर्च होने से तकरीबन हम 1.6 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है जो अब तक काश्त में नहीं आई हुई थी उसको हम काश्त में इंशाल्लाह अगले 2 सालों के अंदर लेकर आ जाएंगे। और उससे कम जनाब स्पीकर कम अज़ कम हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें $600 मिलियन की कमी आएगी इस प्रोग्राम के शुरू होने के 2 साल के अंदर अंदर। और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री हो तो जनाब में हाजिर। जी ये डॉक्टर नफीसा शाह। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। हम बार बार ये पॉइंट रिपीट करते हैं कि ये मुल्क ज़रई मुल्क है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले साल और उससे 1 साल पहले भी हमारा इंपोर्ट बिल ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ता चला जा रहा है। मेरा सवाल इस पर्टिकुलर कैटेगरी जो ऑयल सीड्स हैं उस हवाले से ये है कि मुझे मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इंपोर्ट जो है। सुल्तान साहब आप थोड़ा तवज्जो करें जो मैडम क्वेश्चन कर रही है जी। कितना इंपोर्ट बिल जस्ट ऑन अकाउंट, उन्होंने कुछ फिगर्स दिए लेकिन वो इनकम्प्लीट है, कितना इंपोर्ट बिल ऑन अकाउंट ऑफ फूड ऑयल ये हो रहा है। और जो ये 2 प्रोग्राम्स हुए हैं, एक जैतून की काश्त है, दूसरा जनरल नेशनल ऑयल सीड एनहांसमेंट प्रोग्राम, इसके नतीजे में हुकूमत की क्या प्लानिंग है कि अगले 5 साल में या 10 साल में कितनी इंपोर्ट बिल सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर $600 मिलियन की आप कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा इस एक प्रोग्राम में, तो इस वक्त इंपोर्ट बिल कितना है, तो हमें पूरी एक कंप्लीट पिक्चर इसकी अगर बता दें तो इससे हाउस जो है मुस्तफीद जी। अमीर सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर। सर जो हमारा इस वक्त इंपोर्ट बिल है ये $2.7 बिलियन के करीब है। जो इस वक्त हम सीड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो $2.75 बिलियन के करीब हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाय 2024 इसमें $600 मिलियन की हम कमी लेके आ जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत 1.6 मिलियन एकड़ जो हैं उसमें हम ऑलिव का जो सीड है वो लगाने जा रहे हैं। किसान को हर कनोला के सीड के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ पर बैग की सब्सिडी का ऐलान किया हुआ है, वो सब्सिडी मिलने जा रही है। तकरीबन 60% शेयर जो है वो प्रोविंसेस ने देना है। इसमें जनाब स्पीकर बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा नफीसा शाह साहिबा को कि हर प्रोविंस ने अपना कंसेंट दे दिया है इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत का, सिवाय सिंध के। हमने उनको 12 दफ़ा लेटर्स लिखे हैं
कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हों, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। बाकी तीनों प्रोविंसेस ने कंसेंट दे दी अपना, तो सिंध भी अगर दे दे तो हम तो तैयार हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करने के लिए। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहीन नाज सैफुल्ला। शाहीन नाज सैफुल्ला क्वेश्चन नॉट प्रेजेंट। नहीं आप स्पीकर साहब मैं यहाँ हूँ। किधर है? ये अच्छा, इधर हूँ। जी प्लीज क्वेश्चन नंबर प्लीज। स्पीकर साहब ये तीसरी दफा मैं खड़ी होती हूँ, आप कहते हो नहीं है। क्वेश्चन नंबर प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वजीर बराए सनत। क्वेश्चन नंबर क्या है? 53। आंसर बी टेकन सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि पहला तो आया ये अमर वाक़या है कि पाकिस्तान स्टील, यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज और प्रोक्योरमेंट को पब्लिक और प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी PPRA कवायद के तहत बनाया गया है। अगर ऐसा है तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान दर्ज बाला की तफसीलात क्या है, नीज इसके मराहिल और इस निज़ाम। सब ये है कि स्पीकर साहब जितना मैंने ये अपना सवाल किया है इन्होंने मुझे वो दिए हैं, जवाबात दिए, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। अगर हम चले जाते हैं अपना यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे वो चीज़ें जो हमको चाहिए होती है उसमें भी वो कभी अवेलेबल होती नहीं होती। बाज़ वक़्त कीमत वो कहते हैं इधर हो गई, फिर कहते कि आगे उधर गई। तो ऐसे कोई या तो कोई इसको कमेटी में डाला जाए या थोड़ा फिर और हमें जवाब दे के मुतमईन किया जाए जिसका मेरी ज़रूरत है, जो मैं चाहती हूँ। आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर सर। हमने तो 50 सफ़े लगा दिए। हमने पिछले 5 सालों में जो प्रिक्योरमेंट की है पेपरा रूल्स के तहत की है, हमने वो सारी डिटेल्स, ये मेरे ख्याल में कोई 11 ऑर्गेनाइजेशन से सबकी लगा दी हैं। अगर ये किसी एक को भी इसमें से पिक कर लें, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ और बता दें, उसके ऊपर हम इनको अलग से भी ब्रीफिंग दे देंगे अगर किसी प्रिक्योरमेंट में भी इनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है। दूसरा जो इन्होंने पर्टिकुलरली यूटिलिटी स्टोर की बात की है, ये बता दें इनको किस पर्टिकुलर यूटिलिटी स्टोर में प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल जिस की, बल्कि इन ऑनरेबल मेंबर की क्या पूरे हाउस में 342 में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल इधर हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन ये सर ये बहुत ज्यादा डिटेल दे दिया, मुझे तो नहीं पता कि मैं और इसमें क्या ऐड कराऊं। उस्मा रियाज, मैडम उस्मा रियाज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये यूटिलिटी स्टोर के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे ख़ास तौर पे एबटाबाद के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, और आपको पता है कि वहाँ की आबादी भी ज़्यादातर गरीब है, तो वहाँ के जो लोग जो यूटिलिटी स्टोर पे जो सामान आता है वहाँ पे लोकल जो दुकानदार हैं वो ख़रीद के ले जाते हैं और वहाँ पे स्टॉक कम पड़ जाता है, और जो हम सब्सिडी अपने गरीब अवाम को देना चाहते हैं वो वहाँ से उनको नहीं मिलती। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि जो लोकल दुकानदार हैं उनको वो सामान ना बिके, बल्कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वो सामान जाना चाहिए। थैंक यू। आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब, थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सर ये आगे यूटिलिटी स्टोर का क्वेश्चन आ रहा था, उसमें भी मैं इसको ऐड कर देती, बट इनके लिए मैंने अभी भी ये कहा है कि जिसको जहां पर यूटिलिटी स्टोर में प्रॉब्लम है वो हमें ज़रूर बताएं। इनके लिए मैं ये बता दूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 936 यूटिलिटी स्टोर रेगुलर काम करें और फ्रेंचाइज पे 234 हमारे यानी तकरीबन कोई 1200 यूटिलिटी स्टोर KPK में काम करें। पर्टिकुलरली एबटाबाद में कितने हैं वो मैं इनके लिए चेक कर देती हूं। अगर ये कहीं पर मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स लगवाना चाहते हैं वो भी कर देते हैं। जहां तक इन्होंने ये सवाल किए, सर यूटिलिटी स्टोर में चीनी आटा इतनी सस्ती कीमत पर है बाजार से कि वहां पर हमारे बहुत हाउस होल्ड जा रहे हैं लेने के लिए, और जो मैं यहां पर देख रही हूं वहां की सेल का टारगेट मतलब 103 अरब सेल्स हुई है सिर्फ अभी मैं ये जो देखूं पिछले पूरे साल के अंदर, जो आज तक नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि लोग वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। थैंक यू सर। ये मैडम ये इसका तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर में है वो दुकानों में बिक जाए, तो आप इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी कर ले, चेक कर ले क्या उसकी पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तरमा नफीसा इनायतुल्लाह खटक, नॉट प्रेजेंट। जनाब साजिद हुसैन तूरी जी, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर माइक कॉल ले भाई। क्वेश्चन नंबर 55 और यहाँ पे जो जमशुदा क्वेश्चन नंबर क्या है?
55. Answer be taken and read. Supplementary, please. यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया है स्पीकर साहब वो है जमशुदा अजला की, खुसूसन मेरे हल्के कुरम एजेंसी का। तो माशाल्लाह डिटेल तो इन्होंने बहुत अच्छी दी है, लेकिन इन डिटेल से मैं मुतमईन नहीं हूँ। और मैं फ़ख्र इमाम साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे साथ दो दफ़ा रब्ता भी किया है। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल इन्होंने दी है बाकायदा, मतलब पानी की गुजरगाहों को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने जो स्कीम की है वो कम अज़ कम उनकी फिगर है 1096। और दूसरा जो है ना, इन्होंने वहाँ पे जो तालाबें बनाई है ज़री सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कम अज़ कम 300। तो मुझे ये बताया जाए कि ये कहाँ पे बने हैं, कौन सी डिवीज़न में बने हैं। वहाँ पे 3 डिवीज़न है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी है कि वहाँ पे गंदम की जो पैदावार है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, सोयाबीन की बहुत बेहतरी आई है, चावल की बहुत बेहतरी आई है, टमाटर की, इसी तरह बहुत सारे मतलब डिटेल दी हुई है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि ये कहाँ पे बेहतरी आई है और वहाँ पे डिपार्टमेंट वालों ने किन किन लोगों को नवाजा है, और साथ ही जो मशीनरी दी है वहाँ पे वो किस किस ज़मींदारों को दी है। क्योंकि मुझे जो पता है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे ज़मींदारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो डिपार्टमेंट के दोस्त कुछ मिल रहा है। शुक्रिया जी। रुपीस रखे हैं, और इसके अलावा 2-3 इंस्टीट्यूट डेवलप किए जा रहे हैं, पहले से मौजूद अपग्रेड कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी दे दूंगा। थैंक यू। आप क्वेश्चन करें जी प्लीज। वीट खुद कफाल किसान के ऊपर है। पूरी यही किसानों के लिए। अब आप मुझे बताएं, 4 की खाद की कीमत में इजाफा हो जाए तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा उन खादों के और अद्वियात के इस्तेमाल के जरिए जिनकी कीमत 3-4 दिया गया है। तो हुकूमत किसान के लिए अद्वियात और खाद में कमी किसी स्पीकर, ये खादों की कीमत की जो कमी टोटली वीट, इनका कहना बिल्कुल सही है। हमारे लिए बहुत इसेंशियल आइटम है वीट की। इतनी बड़ी इन्वांस उसकी जारी है। जिस रेट छोड़ के गई कार्ड क्या बारे में बताएं क्या है? किसान कार्ड का पूरा आप दे सकता हूं। साहब तारीख
जाएगा आपका क्वेश्चन। तारिक साहब माइक ऑन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रोटा डे टू रोटा डे चलता सवाल ऐड कर सर। ये सीट से हमारे एक बहुत अमाउंट बोर्ड में इनका अताउल्लाह 59 आंसर भी टेक एज सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऊपर को फायदा कितना ज़र मुबादला हमें मिला सर? हम बल्कि एशिया के साथ उधर पेस्ट फ्री जोन जो है कर दिया है, वहाँ से डायरेक्ट जो है आलू वो एक्सपोर्ट हो रहा है अंदर। पहले वो रुकावटें आती थी, अब तो हमारा बल्कि उनसे ये एग्रीमेंट भी हो गया कि अगर किसी भी उस ज़रा सा तो वो हमसे बैठ के बात करेंगे। पहले तो वो ये करते थे कि एकदम बैन कर दिया करते थे। अब हमारा उनसे बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हो गया कि अगर कोई इशू निकला तो हमसे डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए सेंटर सर्टिफिकेट सीधा वहाँ से जाता है। किसी की सर्टिफिकेट लेने की थी। उकाड़ा के अंदर टोटली पेस्ट जो है वो फ्री आलू उसके क्या हम ये भी जो हमारा अमीर सुल्तान साहब वो हम है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रे है इसकी 3 मिलियन है पर ना के सब है बुनियाद भी अपनी वो हम एक्सपोर्ट लाई
requested for the grant of granted. Calling attention for question number 3. से पहले यहाँ पर 2 दिन पहले मेरे हल्के में बहुत एक्स प्रेसिडेंट भी था, तो वहां पर वो जो ये पाकिस्तान को रेफर करते हैं और मैं जो कैंपेन लॉन्च किया जाए। शुक्रिया जी। कॉल अटेंशन प्लीज। To invite Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding closure of National Bank of Pakistan branches in Bishkek, Kyrgyzstan, causing grave concern among the public. जी, कौन रिस्पॉन्ड करेगा? अलीवत खान साहब। जनाब स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। स्पीकर साहब, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी कुछ ब्रांचेस पाकिस्तान से बाहर जो है वो काम करती हैं, जहां कर रही चलाया जा रहा है, लेकिन जहां बिजनेस कम है या नुकसान में ब्रांच है, तो उस पर फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हुई, फाइनेंस डिवीजन का भी उसमें राय ली गई, वो पूरी डिटेल में आपको बता, तो उस वजह से बंद कर जनाब स्पीकर साहब फैसला किया गया। सर, ये जो 6 ब्रांचेस हमारी हैं सेंट्रल एशिया में, एक अशकाबाद में है तुर्कमानिस्तान, दूसरी सर बाकू में है आज़रबाईजान, फिर एक बिश्केक किर्गिस्तान में, अलमाती पाकिस्तान में, ताजिकिस्तान, ताशकेंत पाकिस्तान। यहाँ पे जो हमारे हैं उसको बंद करने का उन्होंने फैसला किया कि क्योंकि वहां से उनको बिजनेस मिल नहीं रहा था, क्योंकि तो अगर वहां पे आपको बिजनेस नहीं मिल रहा तो एक हद तक वो नुकसान अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जनाब साहब कर रहे हैं जो किर्गिस्तान बिश्केक में है, इसका फैसला नेशनल बैंक की 302वीं मीटिंग में 302nd मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की किया गया। हमने उस फाइनेंस डिवीजन की अप्रैल 7, 2020 में उसकी मंजूरी जनाब स्पीकर से ली गई, अप्रैल 24, 2020 को, और रेगुलेटर में उनकी भी कंकरेंस इसमें शामिल थी, और आखिर में जाके जो नेशनल बैंक के जो हैं, अच्छा, अब इसको बंद करने की जो वजह है वो मैंने आपको एक तो बुनियादी बता दी। देखिए, किर्गिस्तान में इनको यहां इस ब्रांच में तकरीबन 4 लॉस किया डीवैल्यूएशन की वजह से। जो किर्गिस्तान की लोकल करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले, किर्गिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में व्हेन इट गॉट डीवैल्यूड, $30 वहां हो गई किर्गिस्तान की करेंसी। अब में $5 जो हैं वो वहां 9, जो इसमें एक बुनियादी मतलब एक यूएस लोग लेटर ऑफ क्रेडिट तो मिल में डील करते, आपको बैंक किया गया कि यहां पे बंद किया जाए, नुकसान उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। यहां पर अभी नहीं है, लेकिन
होप नजर आती है कि दोबारा वहां से रेमिटेंसेस स्टार्ट होती हैं या बिजनेस बढ़ता है या हमारी डायस्पोरा बढ़ती है तो दोबारा खुली भी जा स्पीकर साहब, मोहम्मद साहब का शुक्रगुजार हूं कि उसने इतनी के